ऋषिकेश पालवे डायरेक्टर हैं आनंद राठी वेल्थ और क्षितिज महाजन सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ। ऋषिकेश और क्षितिज दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और समझना जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का भविष्य एक ऐसा लक्ष्य है जो कि हर एक माता पिता के जीवन में आता ही है। और सबसे ज्यादा सवाल हमारे पास जो आते हैं वो यही आते हैं, अपार्ट फ्रॉम रिटायरमेंट, कि बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे कैसे करें। मतलब कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली सेट गोल्स जो हैं वो बच्चों की पढ़ाई का माना जाता है। और इसका एक फिक्स टेन्योर भी होता है कि बच्चे को 12वीं कब तक पास करनी है या उसके बाद जो हायर एजुकेशन के लिए कब तक पैसे चाहिए होंगे। तो फिक्स गोल्स में भी ये शामिल होता है। ऋषिकेश, मतलब इक्विटी ही क्यों है सही? हम अभी दिखा भी रहे थे, बहुत सारे निवेश विकल्प है बच्चों के लिए जो बहुत ही पॉपुलर बच्चियों के लिए है। सुकन्या समृद्धि की हम बात करते हैं। कई जो पेरेंट्स हैं वो गोल्ड में पैसा डाल के रखते हैं। गोल्ड में तो हमने पिछले कुछ टाइम से अच्छी रैली भी देखी है, अच्छे रिटर्न भी बन रहे हैं गोल्ड के अलग अलग निवेश विकल्पों में भी। बच्चों के बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज भी है और चिल्ड्रन स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स भी हैं, वो तो हैं ही। पर पीपीएफ बच्चों के लिए खोले जाते हैं। तो इन पूरे निवेश के विकल्पों में अगर हम लंबी अवधि की प्लानिंग की बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई की, तो क्या इक्विटी ही सही है और इसके पीछे बड़े कारण क्या है? नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते क्षितिज जी और सारे दर्शकों को नमस्ते। तो सर्वप्रथम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लक्ष्य क्या होना चाहिए। इक्विटी तो समाधान हुआ, लेकिन समस्या क्या है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। समस्या ये है कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जिसे हम कहते हैं, महंगाई इंडिया में अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा जाए तो 4% से 6% के बीच में होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन इन्फ्लेशन में काफी सारे बास्केट्स होते हैं। उसमें एक बास्केट होती है, शिक्षा की बास्केट होती है। अब ये शिक्षा की बास्केट हमने 2001 से लेकर अब तक अगर देखें तो उसकी महंगाई किस हिसाब से बढ़ी है, अगर ये देखने की कोशिश की तो वो करीब करीब 8 से 9% के हिसाब से ग्रो हुई है। समझ लिए, उदाहरण के तौर से 2010 में अगर इंजीनियरिंग की कॉस्ट करीबन 1 लाख रुपए हुआ करती थी, उसी कॉलेज में इंजीनियरिंग की कॉस्ट आज की तारीख में होती है करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए। ऑलमोस्ट 300% का इंक्रीज हुआ है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में। अगर उसको हम परसेंटेज में देखें तो 8 से 9% का इन्फ्लेशन आता है। ये हुआ इंडिया के अंदर का इन्फ्लेशन। आजकल देखा जाता है काफी सारे माता पिता काफी महत्वाकांक्षी होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अब्रॉड जाके पढ़े। अगर हम अब्रॉड का इन्फ्लेशन देखें वो करीबन 4-4.5% का आता है और रुपी डिप्रिसिएशन देखें तो वो करीबन 4-4.5% का आता है। दोनों आंकड़े जुड़ा ले तो 9 से 10% का इन्फ्लेशन आता है अगर इंटरनेशनल एजुकेशन की हम सोच रहे हैं तो अभी ये साबित हो चुका है कि 8 से 10% का इन्फ्लेशन एप्लीकेबल है एजुकेशन पे। अगर 8 से 10% का इन्फ्लेशन एप्लीकेबल है एजुकेशन पे, तो आपने जो इन्वेस्ट किया है वो कम से कम 10% का रिटर्न देना चाहिए। अभी हमारे पास जो हमने ऑप्शंस देख लेते 4-5 ऑप्शंस और उनके रेट ऑफ रिटर्न्स क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूलिप, और यूलिप में करीबन 8 से 9% का रिटर्न आता है। वो 10% से नीचे है तो वो खारिज करना पड़ेगा। पीपीएफ का करीबन 7-8% का रिटर्न आता है, उसको भी खारिज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे सुकन्या योजना है, उसका करीबन 8% का रिटर्न है, वो भी 10% से कम आता है। तो बचे हम गोल्ड और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करीबन 14-15% का रिटर्न दे सकते हैं, तो उसमें निवेश करना चाहिए ताकि 14-15% के अगर निवेश करते हैं तो हम सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते, हम थोड़ा इंक्रीमेंटल पैसा भी कमा सकते हैं और एक कुशन तैयार कर सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन आज की तारीख तक अगर 8-9% से बढ़ा है, आगे चल के 12% से बढ़ता है, तो हमने वो कुशन तैयार करके रखा है। इसलिए इक्विटी एक अच्छा सोल्यूशन होता है। इक्विटी माना जाता है कि काफी रिस्की है, लेकिन इक्विटी का एक गुण धर्म है जो कहता है कि जितना समय आप इक्विटी में ज्यादा डालोगे उतना उसका रिस्क घटते जाता है। यहाँ तो समय हम 15 से 20 सालों का कर रहे हैं, तो उसका रिस्क काफी हद तक घट जाएगा और 14-15% रिटर्न बनने की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इक्विटी में निवेश करना चाहिए। ओके, तो इक्विटी में निवेश के तमाम तर्क ऋषिकेश ने हमारे सामने रखे कि म्यूचुअल फंड यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों है बेहतर। और काफी इंपॉर्टेंट रहा ये समझना कि आपको ये बस ये समझने की जरूरत है जो आप महंगाई का आंकड़ा है,
महंगाई के आंकड़े को आपका जो भी निवेश विकल्प है वो बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब महंगाई को मात देने में आपका पोर्टफोलियो सक्षम है कि नहीं है, ये समझना जरूरी है एक लंबी अवधि में। और लंबी अवधि में आप इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं। जो कॉस्ट ऑफ डिले है वो काफी भारी पड़ जाती है, मतलब इट कॉस्ट यू मोर। मतलब आपको अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने बच्चे की पढ़ाई की, बच्चा आज से मानिए 12 साल के बाद 13 साल के बाद अपने 12th पास करेगा या उसके बाद उसको हायर एजुकेशन जाना है, आप सोच रहे होंगे चलो ठीक है कोई नहीं, 1 साल के बाद 2 साल के बाद 3 साल के बाद प्लानिंग कर लेंगे, अभी बच्चा तो प्राइमरी में ही पढ़ रहा है, जब आगे बढ़ेगा तब हायर एजुकेशन की सोची जाएगी। ये जो देरी है निवेश में, क्या ये वाकई भारी पड़ सकती है निवेशकों पर? मतलब जितना जल्दी हो, मतलब जो निवेश का जो सही समय है वो शायद कल निकल गया था लेकिन अभी भी आपके पास आज है, तो अभी इसी वक्त से करें। जी स्वाति जी, जैसे क्षितिज जी ने कहा, कंपाउंडिंग जिसे 8वां अजूबा माना जाता है कि कंपाउंडिंग का हमने काफी इस्तेमाल करना चाहिए। जिस दिन बच्चे, समझो एक उदाहरण के तौर पे बताता, 4 सज्जन है, सज्जन ए, बी और सी और डी। सबसे पहले सज्जन ए और बी की तरफ देखते हैं। सज्जन ए और बी के पास 10 लाख रुपए है, वो एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सज्जन ए ने जैसे ही बच्चा पैदा हो गया, दोनों को एक ही दिन बच्चा पैदा हुआ, सज्जन ए ने जिस दिन बच्चा पैदा हो गया 10 लाख का निवेश कर दिया। सज्जन बी बोले कि बहुत सारा टाइम बाकी है, 4-5 साल बीत जाने दो, उसके बाद में निवेश करता हूँ। तो उन्होंने 10 साल के बाद निवेश किया, 10 लाख रुपए की राशि निवेश की। अभी देखा जाए तो उन्होंने 10 लाख की राशि निवेश की और 10 साल लेट हो गए हैं। लेकिन सज्जन ए के पास 20 साल के बाद करीब करीब 1 करोड़ रुपए हो गए और बी के पास 30-31 लाख ही हो गए। तो आप देख रहे हो कि जस्ट बिकॉज 10 साल डिले करने के लिए उनको 70 लाख की राशि का नुकसान हुआ है। ये हुआ है क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया जिस दिन उनका बच्चा पैदा हुआ था। तो जैसे क्षितिज जी ने कहा, जितना जल्दी आप चालू कर सकते हो बिल्कुल चालू करना चाहिए, और क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है। और अगर मान, बिल्कुल, ये तो आपने एक मुश्त निवेश की बात की। अगर हम लंबी अवधि में एसआईपी से निवेश करना चाहते हैं, आज से ही कोई शुरुआत करे, और मानिए कोई सोचता है कि 5 साल के बाद 6 साल के बाद ये एसआईपी की शुरुआत करे, उसमें कितना फर्क पड़ जाता है? सिमिलर उदाहरण के तौर पे देखे जाए तो किसी ने समझो सज्जन सी और डी है, सज्जन सी ने चालू किया जैसे पैदा हुए और सज्जन डी ने 10 साल के बाद एसआईपी चालू की। तो सज्जन सी ने अगर एसआईपी पहले दिन से चालू की, समझो 10,000 की एसआईपी चालू की, तो उसकी रकम हो जाती है 1 करोड़ 20 साल के बाद, और डी की रकम हो जाती है 23 लाख। तो यहाँ पे करीबन 75-77 लाख का नुकसान हुआ है क्योंकि तुमने 10 साल के बाद चालू किया। अगेन कंपाउंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे ए और सी ने कंपाउंडिंग का इस्तेमाल किया और 1 करोड़ की राशि पे पहुंच गए, बी और डी ने कंपाउंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया और वो कम राशि पे पहुंचे, तो उनको काफी नुकसान हो सकता है 20 साल के अंत पे। बिल्कुल, तो पहले दिन का निवेश वर्सेस कॉस्ट ऑफ डिले, मतलब आप पहले दिन से निवेश करने की शुरुआत करते हैं अगेंस्ट समवन जो कि आज से 5 या 10 साल के बाद वही निवेश शुरू करते हैं, तो फाइनली उस मोमेंट तक, मतलब 20 साल अगर आप पूरे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो तब तक जो बाद में निवेश कर रहे हैं डेफिनेटली उसकी राशि थोड़ी कम ही होगी, अनलेस आप उस जो एसआईपी या फिर एकमुश्त निवेश को टाइमली बहुत एग्रेसिवली बढ़ाते चलें। तो आप दोनों तरीके अपना सकते हैं, लेकिन आपको सही समय पर सही शुरुआत करना बेहद जरूरी है। ऋषिकेश, जो माइनर होते हैं, नाबालिग बच्चे होते हैं, उनके लिए निवेश के अनेकों विकल्पों में जो एक प्रोसीजर होता है वो कैसा रहता है, ये जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, और जब वो मेजर हो जाते हैं, मतलब 18 साल के जब हो जाते हैं, तब ये प्रोसीजर कैसे बदलता है, कैसे ट्रांजिशन करना चाहिए फ्रॉम माइनर टू मेजर? जी स्वाति जी, सर्वप्रथम जानते हैं कि पात्रता क्या होती है, कि नाबालिग निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नाबालिग बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, लेकिन उनको निगरानी के नीचे निवेश करना पड़ता है। तो अभिभावक जो होते हैं, अभिभावक का डेफिनेशन ये होता है कि एक तो तुम्हारे खुद के माता पिता आपके अभिभावक हो सकते हैं, या फिर कोर्ट ने नियुक्त किए अभिभावक के निगरानी के नीचे आप निवेश कर सकते हैं। दूसरी बात आती है केवाईसी और डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है। उसके लिए एक जन्म का प्रमाण पत्र लगता है, उसके बाद संबंध का प्रमाण पत्र लगता है जो अभिभावक के साथ है, और तीसरी चीज एक बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती है केवाईसी के लिए। तीसरी चीज होती है कि पंजीकरण कैसे कर सकते हैं।
जिसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं अंग्रेजी में। पंजीकरण जो होता है वो एमएफ यूटिलिटी ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है, जब वहां से आप कर सकते हो। एक बार आप 18 साल के हो जाते हो तो आपको अकाउंट क्लोज करके शिफ्ट करना होता है, जो अभिभावक ने करना होता है कि आपको अकाउंट क्लोज करके माइनर टू मेजर कन्वर्ट करना होता है। और एक बार आप 18 साल के हो जाते हो तो टैक्सेशन भी भरना पड़ता है। तो टैक्सेशन जब तक आप नाबालिग हो, 18 साल के होते नहीं हो, तब तक आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता, लेकिन आपके जो माता पिता हैं उनके टैक्स ब्रैकेट में आएगा। जो कोई गेन आता है वो माता पिता के गेन्स में ऐड होके उनके टैक्सेशन द्वारा करना पड़ेगा। एक बार आप बालिग हो जाते हो, 18 साल कंप्लीट कर जाते हो, तो टैक्स भी आपको खुद से पे करना होता है। तो ये 4-5 चीजें जो है रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, अगर किसी नाबालिग को निवेश करना है तो। बिल्कुल, तो नाबालिग के निवेश में कुछ बातों का ध्यान रखें, क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़े, ये हमने ऋषिकेश से समझा। तो हमने एक चर्चा की बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर क्या क्या विकल्प हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ऋषिकेश और क्षितिज, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।